हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास होने वाली है लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र के ऊपर। आगे उसकी प्रकृति और क्षेत्र क्या है तो पढ़ते हैं। लोक प्रशासन कला के रूप में। उसकी प्रकृति पहला पॉइंट है लोक प्रशासन कला के रूप में। अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन को कला माना है, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य किसी कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों से कार्य लेना है। इसमें वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो इस दूसरे से कार्य कराने का ढंग जानता है। इस दृष्टि से प्रशासन एक कला है। यानी लोक प्रशासन एक कला के रूप में जो व्यक्ति लोक प्रशासन को एक कला के रूप में देखते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई कला है जिससे वह लोगों को निर्देश देकर उनसे कार्य करवा सकता है और किसी भी कार्य को सफल बना सकता है, तो उसे क्या क्या बोलेंगे, लोक प्रशासन। उसके अंदर क्या है, लोक प्रशासन की एक कला है। दूसरा एल उर्बिक। तो एल उर्बिक का कुछ विद्वानों का विचार है इसके ऊपर। तो इनका मानना है कि प्रशासन एक कला है, क्योंकि अन्य कलाओं की तरह प्रशासन की कला को खरीदा नहीं जा सकता। तो एल उर्बिक कहते हैं कि प्रशासन क्या है, एक कला है जिसको अन्य कलाओं की तरह खरीदा नहीं जा सकता। ये व्यक्ति के अंदर ही पाई जाती है। एल डिवाइड। तो एल डिवाइड कहते हैं कि प्रशासन को विज्ञान मानने का प्रश्न भविष्य पर छोड़कर ये मानते हैं कि वर्तमान ये कला मानते हैं। तो एल डिवाइड को एल डिवाइड जो है वो कहते हैं यदि लोग प्रशासन विज्ञान माने तो वो फ्यूचर पे छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये एक कला है जो व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है और उन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रशासन को चलाया जाता है। कुछ विद्वान इसको विज्ञान भी मानते हैं, पढ़ेंगे आगे। तो एल.पी. शर्मा इसे ललित कला मानते हैं। जो एल.पी. शर्मा है इसे ललित कला मानते हैं। लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि इसमें अभ्यास प्रशिक्षण के द्वारा दक्षता हासिल की जा सकती है। प्रशासन की योग्यता कौशल है जिसके लिए अभ्यास आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि इसमें अभ्यास की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है और दक्षता हासिल करने की आवश्यकता होती है। प्रशासन की योग्यता कौशल है, एक कौशल भी है जिसके लिए अभ्यास आवश्यक है। मतलब किसी भी कार्य करने के लिए अभ्यास इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्हें कहने का अर्थ है कि प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का एक कला है। ये कुछ विचारों को मानना है। लोक प्रशासन को कला होने के पक्ष में तर्क। जो विचार इसको कला होने के पक्ष में तर्क देते हैं कि प्रत्येक कला के कुछ निश्चित सिद्धांत तथा पद्धतियाँ होती हैं जिन पर वह आधारित होती हैं। यदि इन सिद्धांतों का पालन न किया जाए तो कला में निपुणता नहीं आती। मतलब कहते हैं कि प्रत्येक कला में कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, सही बात है, और कुछ पद्धतियाँ भी होती हैं उस कला को करने के लिए जिन पर आधारित होता है। यदि इन पर सिद्धांतों का पालन न किया जाए तो कला में निपुणता नहीं आ सकती। यदि सिद्धांत यानी नियमों का पालन न किया जाए तो क्या होता है, किसी भी कला में निपुणता नहीं आ सकती। उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिनका पालन करके प्रशासन में सफलता मिल सकती है। उसी प्रकार क्या है, लोक प्रशासन में कुछ निश्चित सिद्धांत यानी कानून है और उनका पालन करके क्या होता है, लोक प्रशासन को सफल बनाया जा सकता है। कला में निपुणता के लिए अभ्यास प्रमुख है, उसी प्रकार प्रशासन भी विशेष गुण अभ्यास में निहित है। जिस तरह कला में निपुण होने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कला को सीखने के लिए, चाहे वो कोई सी भी कला हो। एक जैसे कि आप एक जोकर की बात कर लो, उसके अंदर हंसाने की कला होती है तो वो हंसाने की कला के लिए बहुत अभ्यास करता है तो जाकर हंसा पाता है। उस तरह लोक प्रशासन में भी लोक प्रशासन को चलाने के लिए एक अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसको एक कला के रूप में देखते हैं। और तीसरा पॉइंट है कला में अनुभव के आधार पर परिपक्वता आती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में अनुभव का विशेष महत्व है। और ये क्या कहते हैं, कला में अनुभव के आधार पर परिपक्वता आती है और उसी प्रकार लोक प्रशासन में अनुभव का विशेष महत्व है। मतलब कहना आता है एक कला को पाने के लिए एक अनुभव की सख्त आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारे पास किसी भी कला को करने का अनुभव है, जैसे हम अभी ये फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें क्या है, मेसी एक ऐसा प्लेयर जिसके अंदर फुटबॉल खेलने की बहुत अच्छी कला है, उसका अभ्यास है उसके ऊपर। जैसे रोनाल्डो, मेसी, तो इनके अंदर क्या है, एक अभ्यास है, तो जिससे कि वो अपनी कला को दिखा पाते हैं अच्छे से।
तो ऐसी लोक प्रशासन में क्या है, एक कला और अनुभव की सख्त आवश्यकता होती है। कहने मतलब है अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी कला में सफलता के लिए विशेष रुचि और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और किसी भी कला को सफल होने के लिए उसमें क्या होता है, तुम्हारे उसमें रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और प्रेरणा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तब जाके तुम किसी कला में सफल हो पाते हो। तो ये एक कुशल प्रशासक के लिए भी रुचि और प्रेरणा आवश्यक है। इनके अभाव में कुशल प्रशासन होना संभव नहीं है। मतलब कुशल प्रशासन चलाने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता है, प्रेरणा और रुचि की, मतलब इंटरेस्ट और रुचि। जब भी हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जैसे हमें कोई गेम खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को फिजिकल गेम खेलने में इंटरेस्ट है, तो किसी को माइंड गेम खेलने में इंटरेस्ट है। तो जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है तो वो चीज़ आप अच्छे से कर पाते हो और उसकी कला आपके अंदर आ जाती है। और 5वां पॉइंट है, विकास के तत्व के आधार पर भी लोक प्रशासन को कला माना जा सकता है। जिस प्रकार कलाओं का विभाजन होता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में विकासशील है। कहना कहता है कि जिस तरह विकास के तत्वों के आधार पर भी लोक प्रशासन में कला माना जाता है। यदि विकास के तौर पर देखें तो अलग अलग कर्मचारियों में अलग अलग कला होती है। उन कलाओं के जरिए हम लोक प्रशासन को संचालित करते हैं और उसी संचालन के द्वारा विकास किया जाता है। तो कहना रहता है, यदि हमें लोक प्रशासन में विकास करना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, कला की आवश्यकता है कि विकास कैसे किया जाए। जिस प्रकार कला की पद्धतियाँ वे प्रक्रिया परिवर्तनशील हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रक्रिया वे पद्धतियाँ समय व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। जिस प्रकार हमारी कला की पद्धतियाँ बदलती जाती हैं, जैसे जैसे हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें क्या क्या आती हैं, चीज़ें बदलती हैं और हम उसको और नई नई चीज़ें सीखते हैं। उसी प्रकार क्या है, प्रशासन की गतिविधियों में भी गतिशील है और परिवर्तनशील है। समय के साथ वो भी बदलती हैं और उसमें भी क्या होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। लोक प्रशासन एक कला है, ये सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देता है। लोक प्रशासन क्या है, एक कला है जो सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार को अधिक मान्यता देता है। यदि तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो तुम्हारी कला को अधिक मान्यता मिलती है। यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपके व्यवहार को अधिक मतलब कला को अधिक मान्यता नहीं मिलेगी। उसी का दूसरे विज्ञान हैं कि लोक प्रशासन के विज्ञान होने के पक्ष हैं। अब कुछ ऐसे विचारक हैं जो मानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, एक वो साइंस है, साइंस के रूप में देखते हैं, ना कि एक कला है, ना कि आर्ट नहीं है, क्या है, ये है साइंस। तो किसी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। हम साइंस कैसे कहते हैं, किसी भी विषय या फिर किसी भी कार्य को सुसंगठित और सुव्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित रूप से और संगठित रूप से और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो उसे क्या क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण है। उसी प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कहना मतलब है, जिस तरह विज्ञान में अनुसंधान और पर्यवेक्षण यानी प्रैक्टिकल करते हैं, और तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, लोक प्रशासन में प्रैक्टिकल का प्रयोग करते हैं। अनुसंधान, परीक्षण, वर्गीकरण और सारणीय, ये लोक प्रशासन के प्रमुख गुण हैं। तो साइंस के अनुसार क्या है, लोक प्रशासन प्रमुख गुण, अनुसंधान और परीक्षण यानी प्रैक्टिकल, वर्गीकरण यानी बंटवारा, सारणीय मतलब सूचीबद्ध क्रमानुसार, ये सब क्या है, लोक प्रशासन की प्रमुख गुण है। किसके अनुसार, जो विचारक विज्ञान मानते हैं। ऐसे विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन में भी नियमों का निर्धारण किया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इनको सार्वभौमिक नियम के रूप में स्थापित किया जाता है। विज्ञान की भांति भी क्या है, लोक प्रशासन में भी क्या होता है, नियमों का निर्धारण किया जाता है। सत्य है, किसी भी प्रशासन नियमों का निर्धारण होता ही है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं नियमों के अनुसार कि कौन व्यक्ति क्या करेगा और कौन से नियमों में बना रहेगा। इनको सार्वभौमिक नियमों के रूप में स्थापित किया जाता है और इन्हें सार्वभौमिक सभी के लिए ये नियम स्थापित किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, लोक प्रशासन में कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं और ये विषय क्रमबद्ध अध्ययन करता है और जिसके आधार पर इसे विज्ञान कहा जा सकता है। लोक प्रशासन कुछ निश्चित और सिद्धांत है, सही बात है, और ये विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करता है।
सही बात है। लोक प्रशासन कुछ सिद्धांत भी हैं और कुछ विषय भी हैं, जिसका क्या करते हैं, क्रम वाइज लाइन वाइज हम उसका अध्ययन करते हैं लोक प्रशासन में। लोक प्रशासन अनुभव जन्य विज्ञान है। इसके अध्ययन में अनुभव तथा प्रयोग को महत्व दिया जाता है। लोक प्रशासन क्या अनुभवों पर आधारित है, कहना मतलब है, और इन्हें अनुभव के आधार पर हम अपने कार्य का प्रयोग करते हैं, मतलब करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। इस आधार पर इसे विज्ञान कहा जाता है, और इसी आधार पर इसे क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। और लोक प्रशासन के विज्ञान होने के लिए विपक्ष, इसका विपक्ष मतलब इसकी विपक्षी क्या कहते हैं, विज्ञान ना होने के। लोक प्रशासन में निश्चितता का अभाव है। लोक प्रशासन निश्चितता का अभाव मतलब कहने मतलब कोई नियम निश्चित नहीं रहता, समय के अनुसार बदल जाते हैं, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो प्रशासन में नियम भी बदल जाते हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत का अभाव रहता है, क्योंकि समय के साथ सिद्धांत बदलते हैं। सही बात है। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए जो कानून सिद्धांत बने होते हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे जैसे समय में परिवर्तन आते हैं तो नए सिद्धांत आते हैं और नए परिवर्तन आते हैं और नए कानून का प्रयोग किया जाता है, विपक्षी कहते हैं। पर्यवेक्षण तथा परीक्षण का अभाव है, क्योंकि पुनः परीक्षण संभव नहीं कि बार बार किसी चीज़ का निष्कर्ष वही निकलेगा, संभव नहीं। अब ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि हम किसी भी चीज़ का परीक्षण करते हैं तो जरूरी थोड़ी क्या हर बार उसका परीक्षण सेम ही आए। जैसे कोई भी टीम खेलती है तो आज इंडिया में क्रिकेट बहुत होता है, तो क्रिकेट में देखते हो कि हर बार थोड़ी क्या, जैसे IPL होता है जो अभी आ रहा है, तो IPL में कि इंडिया की टीम वो क्या कहते हैं एक ही टीम जीते इतनी सारी टीमों में से। हो सकता है इस साल कोई और जीती, अगले साल कोई और जीतेगी, पिछले साल कोई और जीती थी। ये सही बात है। तो आदर्शात्मक आदर्श व नैतिकता है, इसमें आदर्श और नैतिकता है। ये बात तो वास्तविक पर कम आधारित है, मतलब ये आदर्श और नैतिकता पर आधारित है और वास्तविकता पर आधारित नहीं है, जो विज्ञान मानते हैं ऐसे। तो ये कहने का अर्थ है जो इसके लोक प्रशासन आदर्श को अधिक मान्यता दी जाती है और नैतिकता को अधिक मान्यता दी जाती है, ना कि वास्तविकता को मान्यता दी जाती है, मतलब दी जाती है परंतु कम दी जाती है। तो कार्यकारण सिद्धांत का अभाव रहता है। कार्यकारण सिद्धांत एक सिद्धांत है जो कार्यों पर आधारित है, इसका अभाव इसमें रहता है, जो इसके विपक्षी दल कहते हैं। और निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन एक जटिल शासन है। लोक प्रशासन शासकीय मामलों के संचालन या प्रक्रिया के रूप में यह एक कला है, जबकि बौद्धिक अन्वेषण निरीक्षण आदि के रूप में इसे एक विज्ञान कहा जा सकता है। मतलब विज्ञान और कला ये दोनों ये लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति के कारण इसे विज्ञान माना जाता है। इसके अध्ययन पद्धति के कारण इसे विज्ञान माना जाता है, लेकिन भौतिक रसायन आदि विशुद्ध विज्ञानों की तरह इसे शुद्ध या पूरी तरह से विज्ञान नहीं माना जा सकता। ये इसलिए है क्योंकि यह मानव स्वभाव पर आधारित है, जो कि अधिक परिवर्तनशील है। इस कारण इसमें निश्चित नियम तथा सटीक भविष्यवाणी का अभाव पाया जाता है। लोक प्रशासन कार्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक कला है तथा अपने विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर विज्ञान है। लोक प्रशासन उसी प्रकार का विज्ञान है जैसे सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान है। मतलब ये छोटा मैंने निष्कर्ष लिखा है, इसका पूरा निचोड़ लिखा है क्या आखिर ये कला कैसे है और ये विज्ञान कैसे है। तो यार आपका प्रकृति और क्षेत्र हो गए हैं, वो प्रकृति हो गई है कि प्रकृति आखिर ये क्या थी। अब पढ़ेंगे हम इसके क्षेत्र, लोक प्रशासन के क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। 4 दृष्टिकोण कौन कौन से, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण और पोस्ट कार्य दृष्टिकोण और आधुनिक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो पहले दृष्टिकोण पढ़ लेते हैं। व्यापक दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा शासन के उद्देश्यों को पूर्ति की जाती है। कई विद्वान जैसे एल डी वाइड, मार्क्स, बिलोबी, निंगतो आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को इसी व्यापक दृष्टिकोण से अपनाया है। मतलब क्या है, लोक प्रशासन में व्यापक दृष्टिकोण होते हैं, यानी कि जो सरकार के तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके कार्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है और उसका निर्धारण किया जाता है और उनके नियमों का संचालन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और दूसरा लोक प्रशासन के विषय में निंगतो की परिभाषा अधिक व्यापक है। जो निंगतो है इसके उन्होंने परिभाषा दी है कि लोक समाज में लोक प्रशासन सहयोगी व सामूहिक प्रयास करता है। लोक समाज में क्या है,
लोक प्रशासन सहयोगी होता है, सही बात है, और सामूहिक विकास का प्रयास करता है, क्योंकि ये लोकहित के लिए कार्य करता है। इसीलिए शासन के तीनों अंगों के संबंध में कार्य शामिल है। लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंगों का संबंध और कार्य शामिल है, क्योंकि लोक प्रशासन के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। समाज की सेवा निजी समूह व व्यक्तियों से जुड़ा है। ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ है और निजी समूह से भी जुड़ा हुआ है और व्यक्तियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है लोक प्रशासन। व्यवहारिक रूप से लोक प्रशासन के व्यापक क्षेत्र को नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि इससे क्षेत्र अस्पष्ट हो जाता है। अब व्यवहारिक रूप से इसको अपनाया तो इसका क्षेत्र क्या है, अस्पष्ट है, इसलिए इसको अपनाना मुश्किल है। तो इसकी ये हो जाता है इसका पहला पॉइंट। दूसरा, संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित मतलब छोटा, सिमटा हुआ। व्यवहार में लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया जाता है, तो छोटे विस्तार को ही स्वीकार किया जाता है। लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। सत्य है, जो लोक प्रशासन है जो कार्यपालिका नियम बनाती है तो उन्हीं का संचालन करता है, इसलिए उसका संबंध किससे है, कार्यपालिका से ही है। साइमन लूथर गुलिक इसी धारणा के समर्थक हैं। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन और कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है। और जिसके समर्थक कौन है, साइमन लूथर गुलिक इस धारणा को मानते हैं। इस दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। दूसरे पॉइंट में क्या है, संकुचित में लोक प्रशासन के अंतर्गत हम कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं। और दूसरा, इस भाग में प्रशासन की नीतियाँ, उनका निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण से संबंधित कार्य शामिल है। इस कारण क्या है, इस भाग में प्रशासन की नीतियों, उनका निरीक्षण और निर्देशन तथा नियंत्रण से संबंधित कार्य शामिल होता है, जो कार्यपालिका का है। और तीसरा, विभिन्न प्रशासकीय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए सेवाएं किस प्रकार संगठित की जाएं। जो मतलब इसकी प्रशासकीय क्रियाएं हैं उसको संपन्न करने के लिए सेवाएं किस प्रकार संगठित मतलब इकट्ठे की जाएं, ये सब निर्धारण किया जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकीय उत्तरदायित्व, उनकी नियुक्ति, योग्यता तथा जनता के प्रति जवाबदेही का भी अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकीय उत्तरदायित्व और नियुक्ति, योग्यता तथा जनता के प्रति जवाबदेही का भी अध्ययन किया जाता है। उत्तरदायित्व और नियुक्ति का अभिप्राय है कि जो उसके कर्मचारी है उसका उनकी नियुक्ति उनके कार्य कुशलता के आधार पर की जाती है। उनको दायित्व होते हैं कि अपने कार्यों को वे उत्तरदायी रूप से करें, और योग्यता के अनुसार कर्मचारियों का निरीक्षण मतलब पदोन्नति किया जाता है तथा जनता के प्रति जवाबदेही भी किया जाता है। लोक प्रशासन के अंदर बजट, वित्त संबंधी प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन के अंदर जो देश का बजट होता है, वित्त संबंधी समस्याएं होती हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण, POSD और CORB यानी पोस्ट कॉर्ब। लोक प्रशासन में कार्यक्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने पोस्ट कोड की अवधारणा को अपनाया, जिसका प्रत्येक अक्षर प्रशासन की निश्चित कार्य की ओर संकेत करता है। जैसे कि P फॉर प्लानिंग यानी योजना बनाना, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, S फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, D फॉर निर्देशन करना, और CO कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना, और R से रिपोर्टिंग और रिपोर्ट करना, P से बजट तैयार करना। तो इसकी ये पोस्ट कोड की उन्होंने परिभाषा दी थी। ये पोस्ट कोड क्रियाएं सभी संगठनों में की जाती है। प्रशासन का कोई भी क्षेत्र हो, ये समस्या सभी में होती हैं, इसलिए लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में गुलिक का यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोक प्रशासन ये क्या, जो इन्होंने ये सारी बातें बताई कि योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय स्थापित करना, रिपोर्ट करना, बजट तैयार करना, ये सब क्या है, किसी भी लोक प्रशासन में ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं।
तो पोस्ट कोड की आलोचना, इसकी आलोचना किसने की? इसका क्षेत्र विस्तृत है परंतु कई दृष्टिकोण सीमित है, क्योंकि इसमें प्रशासन की महत्वपूर्ण कार्य जैसे नीति निर्माण, मूल्यांकन और लोक संपर्क जैसे कार्य शामिल नहीं है। जो इसकी आलोचना करते हो क्या कहते हैं, इसमें बहुत सी नीतियाँ जो इसमें शामिल नहीं की गई हैं, इसलिए इसमें नीति निर्माण, मूल्यांकन और लोक संपर्क जैसे कार्य शामिल नहीं किए गए हैं, तो इसलिए ये लोक प्रशासन के लायक नहीं है। कहने मतलब यह है। मेरियम के अनुसार इसके अंतर्गत पाठ्य विषय ज्ञान शामिल नहीं है, जो महत्वपूर्ण है। जो मेरियम है वो कहते हैं उनके अनुसार इसके अंतर्गत पाठ्य विषय ज्ञान शामिल नहीं है, जो मतलब इसको पढ़ने के जो ये पाठ हैं वो इसमें शामिल नहीं है, या फिर ऐसी गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं जो इसके विस्तार को बता सके लोक प्रशासन को। इस धारणा में मानव संबंध तथा संवेदना की अपेक्षा की गई है, क्योंकि प्रशासन का संबंध मानव तथा उसके कल्याण से होता है। इस धारणा में क्या है? मानव संबंध संवेदना की अपेक्षा की गई है, क्योंकि प्रशासन का संबंध मानव से ही होता है। सीधा सीधा कोई प्रशासन हो वो लोगों से जुड़ा ही होता है, अगर लोगों से नहीं जुड़ा है तो प्रशासन निर्माण नहीं होगा। आधुनिक या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के समर्थक का मानना है कि वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य हो गया है। कल्याणकारी से अभिप्राय है कि जो लोक कल्याण के लिए की जाती हैं, अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उसी के अनुरूप जनता के हित का कल्याण का होना है। तो प्रशासन का मूल कर्तव्य जनता के सेवा करना है, ये दृष्टिकोण इसी प्रकार पर आधारित है। तो प्रशासन का मूल कर्तव्य मतलब मेन कर्तव्य क्या है? जनता की सेवा करना है। और लोकतंत्र का क्षेत्र जनता के हित व कल्याण के समस्त कार्यों तक फैला हुआ है, शिक्षा, सुरक्षा, शांति, स्वास्थ्य आदि। तो लोक प्रशासन क्षेत्र वो क्या? जनता के हित व कल्याण के समस्त कार्यों तक फैला हुआ है, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, शांति, स्वास्थ्य आदि आ जाता है। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको समझ में आए। तो मैंने इसका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा है क्षेत्र का भी, कि स्पष्ट है कि बदलते समय के अनुसार अन्य सामाजिक विज्ञान का प्रभाव भी लोक प्रशासन पर पड़ा है। सत्य है, वर्तमान सूचना क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इसका कार्यक्षेत्र और विषय क्षेत्र बढ़ा है। ये एक गतिशील अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित हुआ है, क्योंकि सरकार के कार्यों व दायित्व का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोकतंत्र के कार्यक्षेत्र व दायरे भी विस्तार हो रहा है। प्रारंभ में इसका क्षेत्र सीमित था, परंतु वर्तमान में इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है। पहले इसका क्षेत्र क्या था? सीमित था, इसमें बड़ा हो गया है, और से समय के साथ इसमें बदलाव आते हैं। कहने का अर्थ है कि वर्तमान में कुछ हो रहा है और इतिहास में कुछ होता है लोक प्रशासन। उसमें कुछ क्रांतियाँ भी हुई हैं, तो वैज्ञानिक रूप से भी है और कला के रूप में भी आप पढ़ चुके हो, तो इसका निष्कर्ष है। तो आपका ये इसके क्षेत्र खत्म हो गए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसकी प्रकृति क्षेत्र लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।